नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात चुनाव की, विधानसभा चुनाव की और खास एक नारे की। बटेंगे तो कटेंगे। 3 हफ्ते हो चुके हैं, तमाम चैनलों पर तमाम चर्चाएं इसी नारे के इर्द गिर्द बुनी जा रही है, हो रही है और राजनीति भी वहीं हो रही है। लेकिन इसमें लाख टके का एक सवाल भी छिपा हुआ है जिसकी चर्चा अभी तक नहीं हुई। ध्रुवीकरण हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनावी हल्ला, हिंदू मुसलमान खुल्लम खुल्ला। यह खेल तो हो रहा है, लेकिन इस खेल से क्या बीजेपी को दरअसल फायदा होता है? पहली दफा यह सीधा आपसे मैं सवाल पूछूं तो आप कहेंगे अरे ये तो होता है, यह उनकी बड़ी चुनावी रणनीति है। लेकिन पिछले 2-3 सालों पर अगर आप नजर डालें और शुरुआत करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से ही, उत्तर प्रदेश में खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान हुआ। 80-20 की राजनीति पुरजोर तरीके से की गई। जहां 2019 में 62 सीटें आई थी बीजेपी की, वहां वो 33 पर सिमटती दिखी। 29 सीटें कम, अयोध्या की सीट भी हार गई, जहां 22 जनवरी को गाजे बाजे के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। पिछले साल मई में चलते हैं 2023, कर्नाटक में बजरंगबली के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना, पूरी चुनावी रणनीति रची गई। क्या हुआ? बीजेपी 66 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 135 सीटें लेने में कामयाब हुई। दुगनी से ज्यादा सीटें आई कांग्रेस की। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव, जय श्री राम का नारा वहां पर बुलंद किया गया। दुर्गा मां ज्यादा पूजी जाती हैं, यह भी देश की एक खूबसूरती है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग भगवान वो ज्यादा अहम माने जाते हैं। 200 पार का नारा, मीडिया भी बोला अरे कमाल करने वाली है बीजेपी। 77 सीट आई और लगभग 3 गुना सीट ममता बनर्जी लेने में कामयाब रही, 215 सीटें। तो ये नारा जिसे सबसे पहले दिया योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुर में सुर मिलाए और सरसंघचालक ने भी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ा नुआंस वो लेकर आए और वो एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था बटेंगे तो कटेंगे के साथ 26 अगस्त को, लेकिन 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने कहा एक है तो सेफ है। लेकिन घटक भी कह रहे हैं कि हम अनसेफ महसूस कर रहे हैं। तो इस नारे पर इतना जोर क्यों और इसके मायने क्या होंगे? अगर महायुति जीतती है तो योगी आदित्यनाथ का करियर बम बम है क्या? और हार हो जाती है तो ठीक रहा, किस पर फूटेगा? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। 7303622833 पर अपनी राय, अपने सवाल जरूर भेजिए, उन्हें साझा करूंगा इस कार्यक्रम में। नया फॉर्मेट है, सीधा सवाल आपके सवालों को भी सम्मिलित करेगा। तो सीधा सवाल में आज बात होगी ध्रुवीकरण की। चुनावी हल्ला जो है महाराष्ट्र में खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये हो क्यों रहा है और इसका फायदा मिलेगा भी क्या? क्योंकि रोज बरोज एक न एक अध्याय और जुड़ता दिखाई देता है। यह जो नैरेटिव है, यह हिंदू मुसलमान, यह ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, यह थमने का नाम नहीं ले रही। यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है महाराष्ट्र के चुनाव का। और अब इसमें वोट जिहाद जुड़ गया है। वोट जिहाद और धर्म युद्ध की बात हो रही है और किसी का भी और कैसे भी इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब सज्जाद नुमानी हैं, आधे आप में से लोग आधे से भी ज्यादा जानते नहीं होंगे कि ये हैं कौन जनाब। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। इन्होंने 269 कैंडिडेट से अपील कर दी कि आप महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को वोट करें। अपने जो लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं उनका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। अब बीजेपी तो लपक लिया है इस मुद्दे को और लपकेगी भी, क्यों ना लपके। कि ये देखिए ये मुसलमानों की लामबंदी हो रही है, हिंदुओं की लामबंदी कर लो, वो धर्मयुद्ध नहीं है।
ये वोट जिहाद हो गया। अब धर्म युद्ध की बात करने लगे देवेंद्र फडणवीस कि वोट जिहाद ने हमें 14 सीटों पर हरवा दिया था लोकसभा चुनाव में, जहां महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली और 18 सीटें मिली महायुति को। बाद में नुमानी सफाई भी दे रहे हैं कि ये तो जी आरोप गलत लगा दिए, बहुत से उम्मीदवारों से हमें मिलने का मौका मिला, ये अपील सरासर झूठ है वगैरह वगैरह वगैरह। पर दरअसल अब वोट जिहाद भी आ गया और धर्म युद्ध की बात भी आ गई। पर इसमें एक और समानांतर धारा अब बहती दिख रही है। बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसमें क्रोनोलॉजी भी समझिए। 26 अगस्त को योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यह बात कही थी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। फिर जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बात 5 अक्टूबर को दोहराई कि हम बट गए तो हमें बांटने वाले जश्न मनाएंगे। और 6 अक्टूबर को मोहन भागवत सरसंघचालक बोले, भाषाई, जातीय और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। यानी कि सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम ये हो रहा था। और योगी आदित्यनाथ के सुर में सुर प्रधानमंत्री मोदी मिला रहे हैं, सरसंघ चालक मिला रहे हैं। लेकिन 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक हल्का सा नुआंस ऐड कर दिया। वो बोले, अगर कोई कहता है कि एक हैं तो सेफ हैं, तो कुछ लोग इसे गलत बताते हैं। अब प्रधानमंत्री कटेंगे तो बटेंगे, ये जो बटेंगे तो कटेंगे, थोड़ी भाषा आक्रामक है। उससे हटकर एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था। और बीजेपी के बहुत से नेताओं के लिए यह अपने आप में एक धर्म संकट भी हो गया। धर्म युद्ध की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री की ही बात कहें कि योगी आदित्यनाथ की कहें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात को लेकर सबसे पहले अजित पवार ने ऐतराज दर्ज कराया। मैं ही इंटरव्यू कर रहा था उनका, उन्होंने कहा कि ये हमारा संस्कार नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है। उनकी अपनी दिक्कत है। महाराष्ट्र में मराठा, दलित और मुसलमान वोट बैंक, यह उनका पारंपरिक वोट बैंक रहा है। भाई एनसीपी का ही हिस्सा थे ना, अब वो दो फाड़ हो गई, असल हो गई, वो अपनी जगह है, पर वो वोट तो चाहिए। और बीजेपी के ऐतराज के बावजूद नवाब मलिक को चुनावी मैदान में उतार दिया, उनके लिए प्रचार भी कर रहे हैं। पर अजित पवार तक तो बात फिर भी समझ में आ जाए। अब एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं महाराष्ट्र में इस तरह की सियासत नहीं हो सकती। अब अजित पवार भी ये बात कह दें तो बात तो आगे बढ़ जाती है। देवेंद्र फडणवीस पर सज्जाद नोमानी की बात का हवाला देते हुए कहते हैं कि वो तो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं शिया सुन्नी जमात इस्लाम मेमन अन्य एक हैं तो सेफ हैं। वो प्रधानमंत्री की तरह है, दूसरी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं बीजेपी जब जब हारती है तब ऐसी बातें करती है। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कांग्रेस की आदत है बांटना और राज करना। पर मैं महायुति में जो असमंजस, असहजता है उसका जिक्र कर रहा था। एकनाथ शिंदे भी बोल गए, अजित पवार भी बोल गए, अशोक चौहान ताजा ताजा कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वो बोले कि नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा। पंकजा मुंडे ने भी ये बात कह दी। उनके पिता बीजेपी के कद्दावर नेता थे, पिछड़े समाज के एक बड़े चेहरा थे। तो ये बात कहां जाकर थमेगी? और 23 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं वो आगे की राजनीति भी तय करेगी। और इस नारे की बिना पर राजनीति तय होगी क्या? नारा दिया है योगी आदित्यनाथ ने, अगर महायुति सरकार बना लेती है तो योगी आदित्यनाथ, अभी उनकी कुर्सी पर ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो संकट भी दूर हो जाएगा, बादल भी छट जाएंगे और 2029 के लिए, लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का रास्ता भी साफ हो जाएगा क्या? या हार गए तो सारा ठीकरा
योगी आदित्यनाथ पर फूट जाएगा। इसमें एक और पेंच आया है, सनातनियों की, हिंदू धर्म की बात तो हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे ये कहा जा रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कि भाई बीजेपी को जिताओ, देवेंद्र फडणवीस को जिताओ, यानी कि चेहरा बना दिया। और किसने? अमित शाह ने। तो ये मराठा नॉन मराठा कार्ड भी खेल दिया साथ साथ में। तो हिंदू धर्म की लामबंदी, हिंदुओं की एकजुटता भी की जा रही है और जाति वाला कार्ड भी इंट्रोड्यूस हो गया। और मुसलमानों के लिए, मदरसों में शिक्षकों के लिए 6,000 से 16,000, 8,000 से 18,000 पगार भी कर दी जाती है। तो इस राजनीति में दरअसल फायदा किसका होगा? और नतीजे किसी भी वजह से तय हों, पर दरअसल बिना वो नींव इसी नारे को बनाया जाएगा क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र का चुनावी हल्ला हिंदू मुस्लिम खुल्लम खुल्ला और ध्रुवीकरण तय करेगा हार जीत का समीकरण। चर्चा में मेरे साथ देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक संजय कुमार, केजी सुरेश हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, लंबे समय तक कांग्रेस से भी जुड़े रहे। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और युवा पत्रकार पर तजुर्बा अच्छा खासा है आदेश रावल भी जुड़ गए हैं। लेकिन केजी सुरेश, ये बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, ध्रुवीकरण की ये राजनीति जो आजमाई जा रही है पिछले 2-3 सालों में, इसने कोई राजनीतिक फायदा दिया हो बीजेपी को, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। तो इस पर इतनी अटकी क्यों हुई है बीजेपी? संदीप जी, अगर वाकई आपने जैसे कहा कि यूपी में नुकसान हुआ, कर्नाटक में नुकसान हुआ, तो वाकई बीजेपी में रणनीति में फिर कोई जरूर दिक्कत है कि वो लोग जो है उसी को ही दोबारा चला रहे हैं। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि एक चुनाव एक विषय पर नहीं लड़ा जाता है। चुनाव में कई मुद्दे आते हैं, विकास की भी बात होती है, विचार की भी बात होती है। और कई नेता, अगर देखिए ये बीजेपी का अगर पॉलिसी के तहत अगर ये एक एजेंडे के तहत होता तो क्या पंकजा मुंडे क्या पार्टी लाइन से हटके बोलती? हाशिए पर तो डाल दिया आपने पंकजा मुंडे को। पंकजा मुंडे की कौन बात सुन रहा है बीजेपी में आजकल? अरे आप सुनिए ना। नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। सवाल है कि अगर पार्टी लाइन, एक नेता ने अपनी बात को रखी, अगर आप ये कह रहे हैं कि महायुति पूरी चुनाव लड़ रही है सिर्फ इस मुद्दे पर, एक नेता ने सेंट्रल थीम तो यही लगता है ना केजी सुरेश, चुनाव में, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सेंट्रल मुद्दा क्या है, केंद्रीय मुद्दा क्या बना रखा है? आपने जिक्र नहीं किया कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। क्या आपने उसका जिक्र नहीं किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट फिर दोहराया। 15 मिनट किस अंदाज में? वो तंज था, मजाक कर रहे थे, टाइमर बता रहे थे या धमकी दे रहे थे? नहीं, अब केजी सुरेश, अब आप कोई अखबार थोड़ा पढ़ा रहे हो, टीवी ऑडियो वीडियो मीडियम है। केजी भाई, आप तो जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। वो आप भी जानते हैं 15 मिनट किस संदर्भ में वो बात कर रहे थे। और उससे पहले उन्होंने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं, इसमें ये मैं समझता हूं कि अगर कोई नेता उनके पूरे भाषण में 5 मिनट एक विषय पर बोलते हैं तो वो पार्टी का या किसी संस्था का नहीं, ये सज्जाद नुमानी, असदुद्दीन ओवैसी, वो तो आपके लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। वो तो बीजेपी के लिए कैटलिस्ट का आपके सहायक हैं, वो बी टीम है। आप ये कह रहे हैं कि फडणवीस, शिंदे, इनके पास सिर्फ एक ही विषय है बोलने के लिए, उन्होंने जो काम किया, ये कतई नहीं कह रहा। कभी आप कहते हैं कि भाई आप, कभी आप सुरेश, आप बात को एक पकड़ कर उसे खींच रहे हैं। मैं भी बीच में ऐसे बोलता रहूंगा, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं भी बोल सकता हूं लगातार। ऐसे थोड़ा आप बात को खींच रहे हैं, बात का बतंगड़। आप मुझे इत्मीनान से सुन नहीं रहे। मैं आपको इत्मीनान से ही सुन रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं,
आप मुद्दे और भी हैं, इसको कौन डिनाई कर रहा है केजी सुरेश साहब? हाँ। मुद्दे और भी, मैं ये कह रहा हूं सेंट्रल थीम, केंद्रीय मुद्दा, एक नैरेटिव लगातार हर रोज 5-7 बड़े नेता इसी मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं अगर ये फायदा नहीं देता? मूल सवाल ये है। आपने पिछले 2 महीने के कैंपेन में 3 स्टेटमेंट निकाले हैं बस, एक देवेंद्र फडणवीस का, एक जो है प्रधानमंत्री का, और एक जो है योगी का। आप कह रहे हैं दिन में 5 नेता ये बात कर रहे हैं। अभी उन्होंने जितनी बाहर दूसरी बातें कही है उसका तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने जो योजनाएं शुरू की है, लाड़की बहना शुरू की है, दुनिया भर के जो योजनाएं शुरू की है उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं इसको केंद्र बिंदु बनाया है। तो कैसे मान ले, क्या इस देश का जो जनता चुनावी है, हार या जीत जो भी होगी 23 तारीख को, इस नारे के संदर्भ में ही उसका विश्लेषण होगा क्या? मैं थोड़ा पलटकर पूछ लेता हूं सवाल आपसे। मैं कह रहा हूं कि वो गलत है ना। आप सिर्फ अगर अच्छा, वो गलत है, आधार बना रहे हैं। कोई भी पार्टी जो है एक नारे के आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ती है। वो कई विषय, विचार, विकास, हर तरह के विषय को लेकर जनता के बीच में अपनी योजनाओं की सफलता, एक चीज, अपना गवर्नेंस, सुशासन, ये उत्तर प्रदेश में 33 सीटें आई बीजेपी की, तो क्या मेन उसका विश्लेषण पॉइंट ये नहीं रहा कि भाई 80-20 की राजनीति नहीं चल पाई? अयोध्या, फैजाबाद वाली लोकसभा सीट भी हार गई। हरियाणा में क्या हुआ था? हरियाणा में क्या हुआ था? अरे हम कोई हरियाणा में क्या हुआ था? नहीं, भाई हरियाणा में तो सफल हो गए ना। क्या वॉलीबॉल का मैच चल रहा है कि मैं स्मैश मार रहा हूं, आप स्मैश मार रहे हैं? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए ना। भाई कर्नाटक में 65 सीटें, 66 सीटें आई बीजेपी, तो उसके पीछे क्या ये नहीं कहा गया, माना गया कि बजरंग बली वाला नैरेटिव नहीं चला? मैं सिर्फ एक साधारण सी बात पूछ रहा हूं। विश्लेषण था ना। अच्छा, मेरा विश्लेषण था, ये हमारा विश्लेषण था कि यही दरअसल चुनाव की हार और जय जीत का पैमाना ऐसे ही तो तय होता है। 1 मिनट, विजय त्रिवेदी, अरे भाई संघ को इन्होंने भी बहुत साल कवर किया है, थोड़ा आप अच्छा बचाव कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त आप स्मैशिंग कर रहे हैं, इसमें कौन डिनाई कर रहा है? आप विजय जी को बोलने दीजिए। विजय नहीं, सुरेश साहब में संघ के साथ रहे हैं, मैंने केवल कवर किया है। हाँ। बहुत बड़ा फर्क है। समझे? नहीं, कई बार अंदर रहकर बहुत सारी चीजें आप बोल नहीं पाते या कह नहीं पाते, और कई बार समझ भी नहीं पाते, जो बाहर से देख रहा है और लगातार वो देख सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सुरेश भाई कह रहे हैं ना, वो बात ठीक है कि सब पार्टियां सब इश्यूज को लेकर चुनाव लड़ती हैं। उसे डिनाई कौन कर रहा कोई इसमें मुद्दा नहीं है, विकास का भी मुद्दा होगा, योजनाओं का भी मुद्दा होगा, लाडकी का भी होगा, लेकिन पर इतना फोकस, ट्रिगर पॉइंट या सेंट्रल थीम क्या होती है, ये है मुद्दा। तो सेंट्रल थीम इन चुनावों की, ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति आप कह लें, 80-20 कह लें, बटेंगे कटेंगे कह लें, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, जो भी है, उस पर बड़ा फोकस है। क्या ये कंफर्ट जोन है बीजेपी का? बीजेपी की जरूरत का जोन है, जरूरत का जोन है। हाँ। पर रिटर्न्स ना भी दे रहा हो तो भी कोई, बीजेपी तो हमसे बेहतर चुनावी विश्लेषण करती है ना, उसे पता है अपनी कमजोरियां मजबूतियां। हाँ, बिल्कुल, और वो लगातार बदलती रहती है रणनीति। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन ये आप कैसे समझ रहे हैं कि वो जो सोच रहे हैं जिन इश्यूज पर, उनमें हो सकता है ये कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत मुद्दा हो, इसके बाद भी हार सकते हूं, जीत सकते हूं, वो अलग इशू है। नहीं, हो सकता है कि विकास का मुद्दा नहीं चल रहा, सांसें अटकी हुई हैं। एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं, अजित पवार ने तो पहले कह ही दिया था, पंकजा मुंडे या नए नए रिक्रूट हैं बीजेपी में, अशोक चौहान, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये नारा गलत है, क्योंकि उनको अपना नुकसान होता दिख रहा है। देवेंद्र जी को आपने सुना शायद कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई अशोक चौहान और अजीत पवार अपनी जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, उससे अभी नहीं निकल पाए, और वक्त लगेगा ये नारा समझने में, वक्त लगेगा ये नारा समझने में। हाँ। और शिंदे साहब तो अब उनके साथ ही रहेंगे, अभी उनकी चिंता मत कीजिए। अजीत पवार साहब के पास रास्ते दोनों तरफ खुले हुए हैं, उन दोनों रास्तों को खुला भी रखना चाहते हैं, और रणनीति के तौर पर भी रखना चाहते हैं कि यदि इधर उधर जाना हो तब भी, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की तरफ से भी नहीं, बीजेपी को फायदा दे, फिर मैं कहूंगा बीजेपी को फायदा नहीं दिया है पिछले 2-3 सालों में, पर बीजेपी को फायदा दे, घटकों को नुकसान पहुंचाएगा क्या ये नारा? ये घटकों की दिक्कत ये है क्या? नहीं, एकनाथ शिंदे के जो शिवसेना है, हाँ, वो इस नारे से कोई अलग नहीं है, थॉट प्रोसेस में, सोच समझ में, वो उसके साथ है। अजीत पवार साहब अलग है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट उनको नहीं मिलना है, जो वोट उनका पास एनसीपी का है। शरद पवार से शिंदे भी ये कह रहे हैं इस तरह की सियासत नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुसलमान पूरी तरह से उनको नकार दे नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे
भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलेंगे। और मोटे तौर पे वो शिवसेना में किस लड़ाई को लड़ रहे हैं? उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व की लड़ाई को तो लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में फर्क सिर्फ मुसलमानों का है ना, कि उद्धव ठाकरे के साथ मुसलमान भी जुड़ गए हैं। तो एकनाथ शिंदे कैसे उस पर जाएंगे? वो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। अग्रेसिव हिंदुत्व की जगह आपको दिखाई देती है महाराष्ट्र में, या उसे खोज रही है, तलाश रही है मैं इसको बीजेपी? मैं उसको दूसरे तरीके से देख रहा हूं कि हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये मुद्दा कितना काम करेगा नहीं करेगा वो अलग इशू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो इश्यूज हैं, जो उसके खजाने में हैं, उसमें उनको लगता है कि ये सबसे ज्यादा ताकतवर मुद्दा है जो उसे फायदा पहुंचा सकता है, या वोट का जो भी काम करना है उसका फायदा हो सकता है। उसको लगता हो कि जो सरकार के काम है, क्योंकि सरकार एक तो इतनी घालमेल के साथ चली है, 2.5 साल चली है, 2.5 साल में उनके पास रही है कि नहीं रही है। तो हिंदू मुसलमान जो है ना, एक तो सेंट्रल थीम है और क्लियर कट थीम है जिसमें आपको लगता है, और जो वोट जिहाद की बात उसको कर रहे हैं तो वो एड ऑन फैक्टर के तौर पे आपको हैमर कर रहे हैं कि समझिए। इसमें कुछ लोग कुल्हाड़ी लेकर कांग्रेस के पैर पर मारने की हमेशा तैयारी में भी रहते हैं क्या पंकज? ये सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, ये अपनी तरफ से 269 उम्मीदवारों को कि जी इनको सपोर्ट करिए, मुसलमानों के यही खैर ख्वाह हो गए, यही सबसे बड़े नेता हो गए, या असदुद्दीन ओवैसी, ये मुसलमानों की लामबंदी करने के चक्कर में आपका नुकसान करते हैं क्या? आपका मतलब कांग्रेस पार्टी का? नहीं, नोमानी के बयान का तो जो फाउंडर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मोहम्मद सुलेमान, उन्होंने खंडन कर दिया। उन्होंने कहा नोमानी हमारे अधिकृत प्रवक्ता है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए कि नोमानी ने कहा भी, तो नोमानी को कहने का अधिकार है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी का समर्थन कर सकती है, उसके स्वयंसेवक खुल के काम कर सकते हैं, और तो और बजरंग दल, अभिनव भारत, विश्व हिंदू परिषद, इस तरह के रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस बीजेपी को सपोर्ट करने का आह्वान कर सकते हैं और खुल के खुद भी कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, तो आंकड़ों में, अरिथमेटिक में, गणित में तो फिर नुकसान होता है महाविकास आघाड़ी का। ये तो चाहेगी ना बीजेपी, फिर वो 80-20 होता है तो उनको ज्यादा फायदा होगा। वो नुमानी के बयान को बनाएंगे, हुआ बनाएंगे, उसका हल्ला काटेंगे। कितना ही हल्ला करें, लेकिन देखिए ये तो एक तथ्य है कि मुस्लिम वोट तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल मिलता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो खुल के कहती है कि हमको मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाती। लोकसभा में उनका एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, विधानसभाओं में उनका एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। तो मुस्लिम वोट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इसका कुछ भी हल्ला करे, मुस्लिम वोट तो एक तरह से अपने मन में ये तय कर चुका है कि उसको किसको वोट देना है। तो इसमें नोमानी कोई आह्वान करे या न करे, जातीय समीकरण, जातिगत जनगणना, आरक्षण, 50% की लक्ष्मण रेखा तोड़ देंगे, जो ये लगातार नैरेटिव चल रहा है, जिसको थोड़ा फायदा भी दिया कांग्रेस को, थोड़ी जान आई कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के बाद, उसकी काट भी है क्या दरअसल ये? और इसको लेकर कांग्रेस में अंदर खाने एक डर भी है क्या कि बस वो छोटा सा स्पीड ब्रेकर ना साबित हो 2024 का लोकसभा चुनाव, और उसके बाद फिर से अब विजयी रथ दौड़ने लगे सरपट बीजेपी का? विजयी रथ बीजेपी का नहीं दौड़ेगा। और आप देखिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें महाराष्ट्र में बीजेपी इंडिया समूह का जो स्ट्राइक रेट है वो रहा है 76.5%, और भारतीय जनता पार्टी का कितना रहा है? 30-33%। और ये स्थिति अभी बदली नहीं है। तो इसलिए महाराष्ट्र में जो अघाड़ी है वो निश्चित तौर पे इस वक्त भी आगे है। और ये इस तरह की जो नारेबाजी है, ये मैं आपको संदीप जी एक बात बताऊं कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो घमासान चल रहा है नरेंद्र भाई मोदी के गुट में और योगी आदित्यनाथ के गुट में, अंदर खाने क्या ये यहाँ पर भी एक बंटवारा हो रहा है? ये बटेंगे तो कटेंगे, तो बीजेपी भी बट रही है क्या? आप ये बात कह रहे हैं? हाँ, बीजेपी बट रही है। आपने देखा किन लोगों ने इस नारे का महाराष्ट्र में विरोध किया, बटेंगे तो कटेंगे का। अब आप पंकजा मुंडे को भले ही अप्रासंगिक मान लें, लेकिन वो अप्रासंगिक नहीं है, वो गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। गोपीनाथ मुंडे कौन है? उनको राजनीतिक वनवास से नरेंद्र भाई मोदी निकाल के बाहर लाए थे। वो बहुत नरेंद्र भाई मोदी के खास थे। पंकजा मुंडे उस हिसाब से नरेंद्र भाई मोदी से जुड़ी हुई है। गोपीनाथ मुंडे आप जानते हैं कि नितिन गडकरी के बहुत खिलाफ थे।
आज के जो ताजा समीकरण हैं उनमें नरेंद्र भाई मोदी और नितिन गडकरी जी के जो समीकरण हैं आपस के, और जिस तरह के रिश्ते हैं, तो ये सब जो चल रहा है ये योगी आदित्यनाथ वर्सेस नरेंद्र भाई मोदी के गुट का चल रहा है। तो इसीलिए जो बटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा योगी जी ने दिया, तो उस नारे का श्रेय योगी जी को न मिल जाए। अगर कहीं महायुति को फायदा होता है तो ऐसा न लगे कि योगी जी की वजह से महाराष्ट्र में पर ज्यादा गूंज तो बटेंगे तो कटेंगे की हो रही है। एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री का नारा है, पर उसका जिक्र नहीं हो रहा है। सारी राजनीति तो केंद्रित दरअसल बटेंगे तो कटेंगे पर हो रही है। हाँ, तो इसीलिए तो परेशानी है नरेंद्र भाई मोदी जी के गुट को, और इसीलिए बहुत तेजी से इस नारे का विरोध भी हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर राजनीति की एक दिलचस्प धारा, एक और पहलू, क्या आदेश खुलता दिखेगा 23 तारीख के बाद? बटेंगे तो कटेंगे, जो भी जीत होती है तो बटेंगे कटेंगे में जीत ये योगी आदित्यनाथ की हो जाएगी, हार होती है तो ठीक रहा योगी आदित्यनाथ पर फूटेगा। ये अंदर खाने जिस ओर इशारा किया है पंकज शर्मा ने, वो राजनीतिक विमर्श भी या वो राजनीति भी शुरू हो गई है क्या? देखिए, मेरे इसमें ये मानना है कि एक नज़रिया है मेरा ये कि जब योगी जी ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, इसके बाद क्या योगी जी संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी के अंदर हिंदुत्व की बात करने वाले और हिंदुओं की रक्षा की बात करने वाले वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं? सबसे पहला सवाल। और जब अमित शाह जी ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है, और उस बात को आगे बढ़ाया बांग्लादेश के संदर्भ में ही सही सरसंघचालक मोहन भागवत, हाँ, नहीं, योगी जी की बात पे स्टैंप लगाई आरएसएस ने और ये कहा कि नहीं, इसको हम जस्टिफाई करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि जब बीजेपी ने तय किया था कि हम हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव लड़ेंगे, ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा, तो फिर जब अमित शाह जी ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी हमारे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर लड़ाई मुड़ जाती है मराठा वर्सेस ब्राह्मण में। और 2019 में जब नतीजे आए, ये हिंदू मुसलमान नहीं रह जाती, यहाँ पर कंफ्यूजन है। हाँ, मैं इस पर हाँ, इसको थोड़ा दूर कीजिए। 2019 में जब नतीजे आए थे तो तब जितने भी मराठा नेता थे अक्रॉस द पार्टी लाइन, उन सबका एक ही बात कहनी थी कि हम 10 साल तक ब्राह्मण मुख्यमंत्री को नहीं झेल सकते। और शायद ये वही पटकथा है जहाँ पे इस बात का जिक्र हुआ कि अडानी साहब भी मीटिंग में मौजूद थे, वहाँ शरद पवार भी थे, अजीत पवार भी थे, और सब लोग थे, और वो सब मराठा नेता थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि उन्हें चुनाव हिंदू मुस्लिम पे लड़ना है, मराठा गैर मराठा पे लड़ना है, मराठा वर्सेस ब्राह्मण पे लड़ना है। और जहाँ तक ये बात हो रही है अजीत पवार की या पंकजा मुंडे की, अशोक चौहान की, दरअसल 15 साल तक 1999 से लेकर 2014 तक एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, अजीत पवार उसका हिस्सा थे। मराठा, दलित और मुसलमान का वोट बैंक है। आज ये कुछ भी कह लें, कहीं भी चले जाए, लेकिन अजीत पवार ये बात कहते हैं जब, तो वो अपने उस वोटर को एड्रेस करते हैं जो उनके साथ था। आज बीजेपी आने के बाद उनका वो वोटर छिटक रहा है। क्या वोटर इतना मतलब साइलोज में वो देखेगा? वो तो भाई इस गठबंधन के साथ हो या उस गठबंधन के साथ, नहीं, इतना बेवकूफ वोटर नहीं है, वो सब समझता है। तो यहाँ पर ये चीज भी अभी देखी जा रही है, और उसी में नुकसान, सब अपने नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अशोक चौहान इस बात को समझते हैं कि नांदेड़ से उनको अगर बाई इलेक्शन जीतना है लोकसभा का, तो वो कैसे जीतेंगे। और क्योंकि उनका बीजेपी में जाने के बाद जो परफॉर्मेंस है, जो रिपोर्ट कार्ड है, वो अच्छा नहीं रहा। इसी तरीके से एनसीपी छोड़ने के बाद जब अजीत पवार की पत्नी चुनाव लड़ी, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो इन सबका लिटमस टेस्ट हो रहा है। अब ऐसे में जब आप पोलराइजेशन की बात करोगे, उससे उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि राजनीति हमारे यहाँ नहीं चल सकती। और महाराष्ट्र बहुत डिफरेंट स्टेट है, वो जातियों में बटा हुआ है, अलग अलग रीजन के अलग अलग पॉलिटिक्स है। तो एक लाइन में मैं कहूं, बड़ी चीज क्या 23 तारीख को ये देखने को भी मिलेगी, या हम ये विश्लेषण भी करते दिखेंगे आदेश, कि नतीजे तो आएंगे महाराष्ट्र के, पर राजनीतिक भविष्य क्या योगी आदित्यनाथ का भी तय होगा 23 नवंबर। देखिए, क्योंकि बीजेपी ने और आरएसएस ने अपने इस बयान के लिए, बटेंगे तो कटेंगे के लिए, योगी जी का इस्तेमाल किया है। ऐसा मैंने शुरुआत में कहा कि क्या बीजेपी के भीतर हिंदुत्व की बात करने वाले, हिंदुओं की रक्षा करने वाले योगी जी सबसे बड़े नेता हैं, जिसके ऊपर संघ ने स्टैंप लगा के ये बता दिया कि नहीं, यही हमारे भविष्य के नेता हैं। तो हार हुई तो उसका तो मतलब फिर हिंदुत्व का कार्ड या योगी आदित्यनाथ क्या ये डंप कर दिए जाएंगे? नहीं, फिर जो चर्चा चल रही है कि बार बार चलती है कि योगी जी का क्या होगा, चीफ मिनिस्टर रहेंगे नहीं रहेंगे, फिर आप और हम बैठ के चर्चा यहीं पे करेंगे, फिर एक और अध्याय जुड़ जाएगा। लेकिन संजय, आप इतनी जो सर्वेज इतने जो करते हैं, सर्वेज में क्या उभर कर सामने आ रहा है? ये जो
केंद्रीकरण, जो ये फोकस दिख रहा है हिंदू मुसलमान पर ध्रुवीकरण का, क्या ये दरअसल चुनावी फायदा देता है बीजेपी को? बीजेपी ऐसा मानती है? पिछले 3 चुनाव जिनका मैंने जिक्र किया है, दोबारा मैं दोहराऊंगा नहीं, वहां पर तो फायदा नहीं होता दिखा है, पर बीजेपी कोई मासूम या नादान राजनीतिक दल नहीं है, वो सोच समझकर किसी भी रणनीति को इस्तेमाल करती है। संदीप, मुझे लगता है फायदा अवश्य मिलता है। अब सवाल है डिग्री कि कितना फायदा मिलता है। कभी कभी चुनाव में ज्यादा फायदा मिलता है और कभी कभी चुनाव में उनका फायदा, उसका इस तरह के नारों का फायदा कम मिलता है। सवाल यह है कि माहौल कैसा है। अगर उसके हिसाब से जैसे कहते हैं, जिस तरह की जमीन होगी, अगर जमीन उपजाऊ है, आप बीज डालते हैं तो पैदावार अच्छी होती है, और अगर जमीन उपजाऊ नहीं है, वही बीज आपको अच्छी पैदावार नहीं 80-20 की राजनीति ने तो कोई फायदा तो नहीं दिया। फैजाबाद भी बीजेपी हार गई उत्तर प्रदेश में, बजरंगबली को इतना बड़ा मुद्दा बनाया कर्नाटक में, 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। 135, दुगनी से ज्यादा सीट कांग्रेस ले जाने में, जीतने में कामयाब हुई थी। तो फिर भी रिलायंस जारी रखना नहीं, सिर्फ एक नारे के सहारे नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। मैं भी मानता हूं कि इसको एक तरह से सेंट्रल मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन यह मानना कि चुनाव दर चुनाव सिर्फ एक ही मुद्दा है उनके पास और इसी मुद्दे के सहारे बीजेपी सारे चुनाव लड़ना चाहती है, इसी मुद्दे के सहारे सारे वोटरों को अपनी ओर लुभाना चाहती है, मोबिलाइज करना चाहती है, मैं ऐसा नहीं मानता। उनको लगता है कि उनका अपना जनाधार है, लाभार्थी हैं, उनका वोट आएगा, कुछ जाति के बेसिस पर जो मोबिलाइजेशन है उसका वोट आएगा, लेकिन उन्हें लगता है कि इसको भी क्यों ना ट्राई किया जाए। जैसे कहते हैं एक ऑलराउंडर के जैसा, कि भाई एक ऐसी चीज को ले लो जो आपको थोड़ा ज्यादा फायदा दे सके। तो सिर्फ और सिर्फ आप कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं, आप यूपी का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कहें कि इन मुद्दों के सहारे बीजेपी हार गई चुनाव या इन मुद्दों ने उनके लिए काम नहीं किया। दूसरे मुद्दे काम नहीं किए होंगे, कोई जरूरी नहीं, हम ऐसा सीधा आकलन नहीं कर सकते यही मुद्दा काम नहीं किया, बाकी सारे मुद्दे काम कर रहे थे। कर्नाटक में सरकार के कामकाज का प्रदर्शन बहुत खराब था। नहीं, ये जातिगत जनगणना, नारा ले आए, हिंदुओं का जातियों में बंटना, एक होता है हिंदुओं की लामबंदी की, पिछड़े भी साथ आ गए, आपने रेनबो कोएलिशन बना ली, मंडल कमंडल को साथ साध लिया, पर वो अलग अलग हो गए। उसका जो नुकसान हमें सीधा होते दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, उसकी भरपाई कर रही है क्या बीजेपी? नहीं, बहुत साफ है, स्ट्रैटेजी बहुत साफ है। अगर जातिगत आधार पर वोट पड़े, या आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जाति जनगणना हो, संविधान बचाने का मुहिम हो, अगर यह मुद्दा हावी हो गया, तब बीजेपी के लिए ये जो मुद्दा वो कह रहे बार बार बटोगे तो कटोगे, उस सहारा इसी के लिए लिया जा रहा है। कोशिश यह है कि भाई आप एक बिग मैसेज दो। बिग मैसेज यह है कि यूनाइटेड होना जरूरी है, क्योंकि अगर यूनाइटेड नहीं रहे और जातिगत आधार पर वोट बंटने लगा, तब आपको नुकसान हो सकता है, मतलब बीजेपी को नुकसान होने की गुंजाइश है। उस नुकसान को रोकने के लिए मुझे लग रहा है बीजेपी इसका सहारा ले रही है, न कि उन्हें लग रहा है कि कोई बहुत एडिशनल वोट आ जाएंगे उनके पास। पर क्या एक और लड़ाई भी चल रही है बीजेपी में? अब ये बीजेपी का भविष्य कौन होगा, किसके हाथों में पूरी कमान होगी, और ऐसे में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कौन है बीजेपी में? क्या लड़ाई उस ओर भी जाती दिख रही है? और टेस्ट केस यहां पर ट्रायल चल रहा है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अभय दुबे। देखिए, मेरे सामने तो मामला बिल्कुल साफ है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, योगी आदित्यनाथ हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, एक दूसरे के खिलाफ हों या एक दूसरे के साथ हों, ये सब मिलकर एक निर्णय ले चुके हैं, और वो ये है कि हिंदू एकता जो हमने पिछले 10 साल में बनाई थी, ये टिकाऊ साबित नहीं हुई है। लोकसभा चुनावों ने साबित कर दिया है कि ये टिकाऊ नहीं है, ये भंगुर है। इसलिए ये फिर से पूरी राजनीति को 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं, जब इनका केंद्रीय नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये उस नारे का विकल्प है, बटेंगे तो कटेंगे, या उसके वेरिएशंस जो आप मोदी की मुंह से सुन रहे हैं या और कहीं सुन रहे हैं, ये उसके वेरिएशंस, ये उसका विकल्प है। ये फिर से राजनीति को वहीं ले जाना चाहते हैं। अमित कुमार है हमारे दर्शक, एक सेकंड, दर्शकों के सवाल भी लगातार लेते रहेंगे। अभय, अमित कुमार हैं, बिहार के सहरसा में रहते हैं, ये कह रहे हैं हम ऐसे दौर में आ गए हैं, आप ही की बात को ये आगे बढ़ाते दिख रहे हैं
जब बहुसंख्यक हिंदुओं को डराकर वोट लिया जा रहा है। आप कह रहे हैं रणनीति है कि भाई नहीं, 90 के दौर की राजनीति वापस लाके कि भाई हिंदुओं को साथ होना होगा, ये डराकर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, दिक्कत की बात यह है कि आर्थिक मुद्दे पर सरकार की जो कमजोरियां हैं, न वो लोगों की आमदनी बढ़ा पा रही है, न रोजगार दे पा रही है, न महंगाई कम कर पा रही है, तो ये सब इसकी वजह से जो बैकलैश बनता है, जो एंटी इनकम्बेंसी बनती है, उसका असर इन लोगों ने लोकसभा चुनाव में देख लिया है। देखिए, अपने प्रभाव क्षेत्र में ये 70 से ज्यादा सीटें हार गए। जो भाजपा का कैचमेंट एरिया था, ये एक बहुत बड़ा झटका है। अगर इससे थोड़ी भी ज्यादा हारते तो कबाड़ा हो जाएगा, बिल्कुल कांग्रेस आ जाएगी सामने और उतना ही फायदा कांग्रेस को होता चला जाएगा। तो इसके लिए ये पूरी तरीके से भाजपा के नेताओं से निजी बातचीत कीजिए, मैंने कई लोगों से बातचीत की है, वो साफ कहते हैं कि हम लोग बड़ा जबरदस्त रूप से हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं। 2 महीने पहले मैंने बातचीत की थी और अब वही होते हुए दिखाई पड़ रहा है। सुरेंद्र है हमारे दर्शक, एक सेकंड, ये देखिए बिल्कुल ऐसी तुकबंदी हो रही है। अब है, आप जो बात कहते हैं कुछ उसी से जुड़ी बात हमारे दर्शक भी उठा देते हैं। दिल्ली वासी हैं सुरेंद्र, ये कह रहे हैं अभी का चुनावी ध्रुवीकरण ये बताता है कि बीजेपी एक कदम और ऊपर उठ रही है। वो रणनीति के तौर पर कह रहे हैं अब अटल जी और मोदी जी से बीजेपी आगे बढ़ने वाली है। देखिए, मैं समझता हूं आप जो बात कह रहे हैं, आपके दर्शक जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, तकरीबन हम लोग एक ही सी बात कह रहे हैं। भाजपा के पास और कोई तरीका नहीं है, उन्हें एक ही तरीका आता है। देखिए, हो सकता है वो महाराष्ट्र चुनाव हार जाएं, हो सकता है झारखंड में उनका प्रदर्शन अच्छा न रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि नारा छोड़ देंगे। ये नारा वो 2029 को ध्यान में रख के लगा रहे हैं। वो पूरा माहौल बनाएंगे 2029 तक, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव उनके लिए एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी होगी। 2024 के बाद कोई गारंटी से नहीं कह सकता है कि भाई 2029 में आप बहुत आसानी के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेंगे। तो इस सारी की सारी पेशबंदी उसके लिए हो रही है और उनके पास एकमात्र सिक्का बंद फार्मूला है कि मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा केंद्रित बीजेपी पर हो रहे हैं। अब रविकांत हमारे दर्शक हैं, इंदौर वासी हैं, वो कह रहे हैं ध्रुवीकरण हर पार्टी अपने हिसाब से करती है। बात इतनी ही है कि किसको कितना ज्यादा फायदा होता है। भाई कांग्रेस भी तो अपना ये मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण का एक वोट बैंक बनाए बैठी हुई है। रविकांत ये कह रहे हैं। देखिए, ध्रुवीकरण, आप बात सही है, ध्रुवीकरण जिसकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उसका ध्रुवीकरण ज्यादा बड़ा होगा और हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरे जो मजहब के लोग हैं उनका ध्रुवीकरण करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि वो उसमें समरूपता बहुत है। हिंदुओं में इतनी विविधता है कि डराना ज्यादा आसान होता है, उनके मन में भय पैदा करना या आशंकाएं पैदा करना वो आसान हो जाता है। आपने खुद संदीप जी, आपने खुद ही उदाहरण दिए हैं कि अब वो बात नहीं रही जो 90 के दशक में जिस तरीके से हिंदुओं की गोलबंदी हो गई है। अब भाजपा के लिए काफी मुश्किल है। आपने कर्नाटक का उदाहरण दिया, आपने और दूसरे चुनावों का उदाहरण दिया कि आप जो बात बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं प्रधानमंत्री, वोट नहीं मिल रहा है। राम जन्मभूमि का वो कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वोट नहीं मिल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ क्या-क्या बातें भी है, जैसा आप कह रहे हैं 2029 तक इस मुद्दे को 90 के दशक को दोबारा से रिविजिट कर रहे हैं, उसको थोड़ा नया फ्लेवर और कलेवर दे रहे हैं। ये हमारे जो दर्शक थे दिल्ली के पीसीआर, इनका ही सवाल करिएगा क्योंकि केजी सुरेश मुस्कुरा भी रहे हैं और उनके अंदाज से लग रहा है वो एक और स्मैश मारने की तैयारी में बैठे हैं। कुछ स्मैशिंग, कुछ हमला करने वाले हैं। दिल्ली वासी का एक सेकंड, एक आप ही से जुड़ा हुआ वो सवाल पूछ रहे हैं, रविकांत नहीं पीसीआर, इसके बाद दिल्ली वासी एक हमारे दर्शक थे, उनका सवाल दिखाइए। हाँ, हमारे पीसीआर वाले थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं जिस सवाल को मैं चाह रहा था। वो सीधा ये कह रहे हैं कि बीजेपी को लगता है कि हिंदू मुसलमान करने से उसको फायदा होगा, पर ऐसा होता नहीं है। वो पलटकर सवाल पूछ रहे हैं। विडंबना इस बात की है कि जो जातिगत आधार पर पोलराइज कर रहे हैं, आप उनका बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पोलराइज उनको वो कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि सबको एक होना चाहिए। ओम शर्मा, अब इनका बाकायदा नाम भी ले लेता हूं वरना वो बुरा मान जाएंगे केजी सुरेश। बीजेपी को लगता है कि हिंदू मुसलमान से हिंदू वोट मिलेगा, लेकिन जनता अब समझदार हो गई है। बीजेपी ने हिंदू की बात कब नहीं की? जब से वो शुरू ही हुआ, भारतीय जनसंघ के समय से बोल रही है। कोई नई बात बताइए ना।
तो ये कब से नहीं कह रही है, ये बताइए ना। और ताज्जुब की बात है, आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, नहीं आप जो है, नहीं, मैं लेकिन आप थोड़ा मध्य प्रदेश की थोड़ा बात सा नहीं कर रहे हैं, वो आप नारे छत्तीसगढ़ की बात नारे नहीं कर मिले रहे हैं, थे आप ना हरियाणा की के बात जी नहीं भाई, कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मैं उन नारों को गंभीरता से लेने लगा था। बिल्कुल सबका है ना। अच्छा, सबका है। सबका अभी आप विश्वास कह रहे है, हैं हिंदू सबका। मुसलमान, तो हम शुरू से कर रहे हैं। अब दोनों चीज थोड़ा हो सकती है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, सबका विकास की बात हो रही है, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि उन्होंने कभी भी जो है वोट नहीं किया। इस बात को, इस हकीकत को क्यों नहीं मानते हैं आप? अच्छा, हमें तो 2019 में बताया गया, 14 में बताया गया, मुसलमानों ने बड़ी तादाद में बीजेपी को वो वोट तो किया। नोमानी साहब भी बता रहे हैं। अच्छा, वो तो नोमानी साहब ने भी आज बीजेपी बताया वाले कि बता रहे थे, जिन्होंने मैं तो वोट किया बीजेपी उनको वालों की बात बहिष्कार बहुत करो। गंभीरता से लेता हूं। बिल्कुल गंभीरता से लीजिए, देश बढ़िया चल रहा है और आगे भी चलेगा। गुरिंदर शर्मा है, चंडीगढ़ वासी हैं के जी, वो कह रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम कांग्रेस अंग्रेजों ने किया वही काम बीजेपी कर रही है। ईश्वर से सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करता हूं। डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं आप। अब मैं क्या बताऊं? अरे भाई, गुरिंदर जी जब का उनको सवाल है, उनको जवाब दीजिए। जातिगत आधार पर संदीप जी बांटने का कोशिश ये बताया जा रहा है, नेशंस फर्स्ट रिसोर्सेस, द माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशंस रिसोर्सेस, ये प्रधानमंत्री ये कहते हैं। हाँ, दूसरी तरफ यह बताया जाता है कि जिसकी संख्या उतना उसका हक। बांट कौन रहा है साहब? आप तो क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने भी बताया, 2013 में ही पहली बार बताया कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं। फिर बताया गया 29 मंत्री हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो पिछड़ी जाति से हैं। फिर राष्ट्रपति बनते हैं तो कहते हैं कि देखिए दलित को राष्ट्रपति बना बताना तो दिया। पड़ेगा ना कि फिर सबको। नहीं, अच्छा, आप बताते हैं तो वो ठीक है। कि सिर्फ सवर्णों, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ सवर्णों की पार्टी है, संघ सिर्फ सवर्णों की है। ये बात अच्छा, को भी आप बताते हैं तो रिकॉर्ड ठीक, स्ट्रेट दूसरा करने की बताता जरूरत है तो ना। वो सच्चाई बताने जातियों की में जरूरत है बांटता ना है। कि उनको भी मौका मिल रहा है। पर सबको जातियों में मौका तो दिया जा बांटते रहा है, आए ये हैं। तो एक बताने की मिनट, जरूरत एक है। मिनट, ठीक है उसमें ठीक है गलत क्या ठीक है ठीक है ठीक है केजी भाई, अरे इतने स्मैश मार लिए, अब दूसरों को मौका दे दीजिए। पंकज शर्मा, जातियों में तो बांटती आई है। यह मैं सवाल 2-3 बार पहले पूछ चुका हूं, पर यह रिपीट करने लायक सवाल है। 80 के दशक में, क्योंकि आप मुझसे बेहतर वाकिफ हैं उस वक्त की राजनीति से, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, और आजकल आप जातिगत जनगणना और आरक्षण और 50% की सीमा, तो प्रतिशत की सीमा तोड़ देंगे, सब बातें कह रहे हैं। खुद ही बदल गए। जातिगत जनगणना समाज को जातियों में बांटने के लिए नहीं कराई जा रही है, वो इसलिए कराई जाने की मांग है कि सबको उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले। दरअसल इस वक्त समस्या क्या है कि जो हिंदुत्व की राजनीति है संदीप जी, वो तो 1954 में काका कालेलकर आयोग आया था, वो कुछ जातियों की बात कर रहा था, उसको डाल दिया था रद्दी की टोकरी में। डाला था कि नहीं? हाँ हाँ, डाला था, लेकिन अभी जो है ये जो जातिगत जनगणना है, इसको जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कदम मत मानिए। ये जातिगत जनगणना इसलिए है कि समाज में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हिंदुत्व की राजनीति चूंकि इस वक्त अपने घोर संक्रमण काल से गुजर रही है, और इस हिंदुत्व की राजनीति की जो सियासत है उसका अगला तो आप पहलुआ जाति बनने में की बांटेंगे होड़ में तो वो हिंदू के नाम पर लामबंदी करेंगे, तो हिंदू मुसलमान करेंगे। हर कोई हिंदू अपनी मुसलमान- सुविधा के हिसाब से राजनीति कर रहा है। हिंदू मुसलमान कोई वो आज से थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इसलिए तेज हो गया कि ये जो सियासत है हिंदुत्व की, इसमें भारतीय जनता पार्टी के बीच हिंदुत्व का अगला पहरुआ बनने की जो होड़ है उसकी मारकाट मची है। तो एक बार ये देखिए, एक बात जो आई, एक सेकंड पंकज विजय, एक बात जो दोहराई गई है वो ये कि होड़ मच गई है हिंदुत्व का चेहरा। यहां पर अभय दुबे कहते दिखाई दिए कि 29 तक अब ये हिंदू मुसलमान चलने वाला है। आदेश रावल कह रहे हैं कि राजनीतिक भविष्य भी और बागडोर किसके हाथ में आएगी ये भी तय होता दिख सकता है 23 के बाद। 23 नवंबर की बात कर रहा हूं मैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, एक तो ये काम होगा जो मुझे लग रहा है कि 23 नवंबर के बाद जो धर्म पर खतरा आया हुआ है ना, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। अभी बहुत खतरे में चल रहा है धर्म। विजय जी, वो 20 को हो जाएगा, वो जैसे वोटिंग होगी ना, हाँ, तो उसके बाद खत्म 23 हो तक जाएगा। समझ लीजिए, तो वो खतरा खत्म हो जाएगा। देखिए, अभय जी ने महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि
अब अमित शाह जी हो, योगी जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, कोई भी हो, लेकिन संघ का और बीजेपी का जो मूल एजेंडा है वो तो हिंदू धर्म को हिंदुओं के साथ होने का है ना। वो सेकंड स्टेप है कि किसकी लड़ाई होगी, किसकी लड़ाई नहीं होगी, वो घर में निपट लेंगे, पहले ये वाली लड़ाई तो लड़े। इसको दूसरे तरीके से देखिए कि कांग्रेस जो है और जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। और मैं हमेशा समझता हूँ इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी दुविधा होती है कि वोटर जातियों में बटे। वो जातियों में जब बढ़ता है तो वो उसको चलाना, उसको साथ लाना उसके लिए मुश्किल होता है, और इसीलिए वो बार बार हिंदुत्व के जो वोट है या जो थीम है उस पर खड़ी होती है। इसीलिए वो बिहार में मुश्किल में आती है, इसीलिए वो तेलंगाना में मुश्किल में आती है, इसीलिए महाराष्ट्र में जो आज परेशानी हो रही है। नागपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं महाराष्ट्र की जनता जागरूक और समझदार है, सिर्फ फिल्मी डायलॉग टाइप नारों से काम नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में तो बहुत जातिगत, मतलब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा है, और वो मराठा आरक्षण पर हो, ओबीसी पर हो, कुणबी पर हो, बहुत तरीके के वो है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस मुश्किल को देख रही है, पहली बात। दूसरा बात कि आप बार बार कह रहे हैं कि वो हिंदू का कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं इसको दूसरे तरीके से कह रहा हूं कि हिंदू का कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन उनके पास यही सबसे मजबूत कार्ड है। जो कार्ड सबसे मजबूत होगा उसे तो। हाँ, इसका एक और पहलू संजय क्या ये भी है भाई, अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे ने भी कह दिया, हालांकि जैसा विजय बता रहे हैं एकनाथ शिंदे को इन नारों से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, पर पंकजा मुंडे भी कह रही हैं, अशोक चव्हाण जो बातें कह रहे हैं, घटकों के लिए चिंता का सबब होगा। अगर नतीजे मुफीद नहीं आते तो घटक कहेंगे भैया आप अपनी राजनीति तो साध लेते हैं, हमारी राजनीति का बंटाधार कर दिया। निश्चित रूप से ये होगा संदीप, अगर महायुति गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता और बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रह जाता है घटकों के बीच में, तीनों पार्टियों के बीच में, निश्चित रूप से इनके जो घटक दल हैं, शिंदे ग्रुप का जो शिवसेना है और अजीत पवार का एनसीपी, दोनों निश्चित रूप से आरोप लगाएंगे बीजेपी पर। नहीं, वो तो फिर बिहार से भी कुछ बयान आने लगेंगे और आंध्र प्रदेश से भी बयान आने लगेंगे। मुझे लग रहा है कि हलचल, भूकंप आएगा महाराष्ट्र में, लेकिन जैसे कहते हैं उसके ट्रेमर से जो हैं वो आपको आंध्रा में भी सुनाई पड़ेंगे और बिहार में भी सुनाई पड़ेंगे। हाँ। अभय दुबे, मतलब 23 तारीख और उसके बाद के और 3 दिन में ही, जहां तक मेरी जानकारी है 26 नवंबर तक सरकार का शपथ ग्रहण हो जाना है। सरकार में सरकार बनानी है तो 23, 24, 25, 26 ये 4 दिन तो राजनीति के लिहाज से पॉट बॉयलर होने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण। देखिए ये जो दोनों चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा का चुनाव जब हो रहा था तो हम लोगों को लगता था कि पहला चुनाव है लोकसभा के बाद, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो चुनाव हैं दोनों, देखिए जो महाराष्ट्र, झारखंड में भी कम नहीं हो रहा है, झारखंड में भी मुसलमान घुसपैठिया आएगा, वो आदिवासी की लड़की से शादी करेगा ताकि उसकी जमीन हड़प ले, पूरे संथाल परगना में सब जगह बीजेपी ये नैरेटिव वहां चला रही है। वहां भी परीक्षा है कि क्या आदिवासियों को, झारखंड में ब्राह्मणों ठाकुरों की तरीके से मुसलमान विरोधी बनाया सकता है? सीमा नहीं है कि भाई कहां से वहां घुसपैठ हो जाती है, वो तो गृह मंत्रालय का काम है ना घुसपैठ रोकना, कि राज्य सरकार का है। हाँ, लेकिन ये नैरेटिव तो वहां चलाया जा रहा है वहां पर। तो मेरा कहना यह है कि ये झारखंड का और महाराष्ट्र का चुनाव बहुत बड़ी कसौटी है कि क्या 90 के दशक में जो फार्मूला बीजेपी ने ईजाद किया था हिंदुओं की गोलबंदी का, वो फार्मूला नई सदी के अंदर, नई सदी के तीसरे दशक में उस फार्मूले के आधार पर कोई दूरगामी राजनीति की जा सकती है? वो राजनीति 2029 तक जा सकती है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो राजनीति की दशा और दिशा भी तय होगी। क्यों नहीं होगी? 23 तारीख के बाद, मतलब ये कोई साधारण चुनावी नतीजा नहीं आने वाला। नहीं, 23 तारीख को बीजेपी को ये तय करना पड़ेगा कि अब हमें, देखिए अगर बीजेपी महंगाई की, जीडीपी की, अर्थव्यवस्था की बात करे तो उसको कोई वोट ही नहीं देगा। उनके पास एक ही कार्ड है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, उस पर वो खेल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दोनों ना इस बार कंफ्यूज है, बीजेपी जाति की बात भी कर रही है, धर्म की बात भी कर रही है। नहीं, जाति सुरेश कह रहे हैं, देखिए टू बी फेयर टू हिम, ऐसा तो होता नहीं है ना, 20 चीजों का घालमेल या 30 चीजों का घालमेल होता है, उसमें बटेंगे तो कटेंगे भी है, उसमें लाड़की बहन योजना भी है, उसमें रोजगार की बात भी है, उसमें साफ सुथरा प्रशासन या सरकार देने की भी बात है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ।
कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में वादा किया कि 2 लाख रोजगार देंगे, सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, किसी ने वोट ही नहीं दी। ऐसे जब हम ऐसी प्रो पीपल पॉलिसी लेके आते हैं या हम वादा करते हैं, कांग्रेस लोग उसको गंभीरता लेते नहीं है। ये बीजेपी को अच्छे से पता है कि जब तक वो धर्म की बात नहीं करेगी उनकी बात नहीं बनेगी, लेकिन जब वो जाति पे जाती है तो बीजेपी की पिच जाति नहीं है, वो पिच है अपोजिशन की, वो पिच है राहुल गांधी की। हाँ, अगर राहुल गांधी धर्म की बात करेंगे तो फंस जाएंगे, और फंसे भी है कई बार। कमजोर कड़ी है। हाँ, क्योंकि उनको आता ही नहीं, माथे पे चंदन लगाना, गले में माला पहनना और भजन करना, कीर्तन करना उनसे होगा ही नहीं। वो जीडीपी की बात कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर सकते हैं, चीन की कर सकते हैं, अडानी की कर सकते हैं। तो बीजेपी को थोड़ा सा कैंपेन उसने कंफ्यूज कर दिया है खुद से, या तो धर्म पे रहो या जाति पे रहो। तो एक हमारे दर्शक बल्कि लगातार हम फ्लैश भी कर रहे थे उनकी राय कि महाराष्ट्र में चुनाव किस तरफ जा रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है, पर राजनीति के लिहाज से आने वाली राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, हम किस तरफ जाएंगे, कौन से मुद्दे सेंट्रल हो जाएंगे आने वाले दिनों, महीनों और सालों के लिए, क्या ये सब 23 तारीख को भी तय होता दिखाई देगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। आपके तमाम सवालों को मैं जितना हो सकता है सम्मिलित करने की कोशिश करता हूं। यही चीज आप बनाते रहिए और ऐसे ही सवाल भेजते रहिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।